हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं और ज्योग्राफी में जो हमारा बुक वन है, ज्योग्राफी में जो हमारा बुक वन है जिसका नाम है मानव विकास के मूल सिद्धांत। इसका चैप्टर 4 प्राथमिक क्रियाएं ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसका भी पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हो चुका है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर के जरूर देखिएगा। पार्ट 1 का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ ही साथ इससे पहले जो 3 चैप्टर हो चुका है उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एक बार समझने के लिए अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो ये चैप्टर 5 में होगा। तो एक बार समझने के लिए कि चैप्टर 4 में क्यों दिया गया है और कौन-कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, आपको जाकर के एक बार सिलेबस का वीडियो देखना चाहिए। तो जाइए ज्योग्राफी के सिलेबस का वीडियो देखिए, वो भी वीडियो मैंने बना दिया है, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ये जो है जो क्लास होने वाली है बिल्कुल ही न्यू पैटर्न पे होने वाली है, जो एनसीईआरटी का न्यू पैटर्न है उसपे होने वाला है और 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर मैं ये क्लास ले रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका 2024 में एग्जाम होने वाला है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और साथ ही साथ वो किसी भी स्टेट बोर्ड के हों, बस कंडीशन सिर्फ इतनी है कि उनका जो लैंग्वेज है, जो माध्यम है, ये हिंदी होना चाहिए। थोड़ा मैं शेड्यूल के बारे में बात कर लूँ, बहुत सारे नए बच्चे हैं पूछते रहते हैं, कुछ नए बच्चे डेली रोज जुड़ते हैं हमारे साथ। तो शेड्यूल के बारे में भी बात करते हैं। 8 बजे डेली शाम में क्लास होती है। 1 दिन पॉलिटी की क्लास होती है और 1 दिन ज्योग्राफी की क्लास होती है। 1 दिन पॉलिटी, 1 दिन ज्योग्राफी। तो आज जो है हमारी ज्योग्राफी की क्लास है और सेशन अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है? क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हम लोग जो पढ़े थे उसके बारे में देखते हैं। थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गया है यहाँ पे। हमने परिभाषा देखा था मानव क्रियाएँ, आर्थिक क्रियाएँ और आर्थिक क्रियाएँ के अंतर्गत जो और 4 क्रियाएँ हैं, इसके जो 4 प्रकार हैं, जैसे प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया। लेकिन इसमें से हम लोग जो पढ़े हैं इस चैप्टर में प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़े हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है प्राथमिक क्रियाएँ। तो अगला चैप्टर द्वितीय क्रियाएँ हैं, अगला चैप्टर में तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएँ हैं, यानी कि द्वितीय क्रियाओं के अगले वाले चैप्टर में। उसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा कि जो प्राथमिक क्रियाएँ थी, जो आर्थिक क्रियाएँ के प्रकार है प्राथमिक क्रियाएँ, वो प्राथमिक क्रियाएँ कौन-कौन सी हैं जो पूर्व समय में आदि मानव लोग किया करते थे। उसके बाद जो 2 प्राचीन क्रियाएँ हैं, इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा। जो प्राथमिक क्रियाएँ अभी वर्तमान में विश्व में कहाँ-कहाँ पे प्रचलित है, जो पुरानी क्रियाएँ थी वो जो विश्व के जो उच्च अक्षांश वाले देशों में है, निम्न अक्षांश वाले देशों में है, इस सब को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है और साथ ही साथ मैप के भी माध्यम से समझाया है। तो पिछले क्लास में कुछ चीज़ें जो है ये छूट गई थी। भोजन संग्रह जो हम लोगों ने पढ़ा था, अब भोजन संग्रह का क्या होने लग गया? व्यापारीकरण होने लग गया। यानी कि पहले जो भोजन था ये आजीविका के लिए किया जाता था, जीवन बसर करने के लिए किया जाता था, लेकिन अब जो है भोजन का जो संग्रह किया जाता है ये व्यापार करने के लिए किया जाता है। भोजन संग्रह 2 प्रकार के हो सकते हैं, किस-किस प्रकार का होता है? पहला जो है आखेट के द्वारा, यानी कि शिकार के द्वारा और दूसरा किस प्रकार से होता है? जो फल है, जो कंदमूल है इसको हम एकत्रित करते हैं। तो पहले इस सब से हम आजीविका चलाते थे अपने और जो मानव था वो अपने और अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन बाद में जाकर के इसका व्यापारीकरण हो गया। अब जो है क्या-क्या बनाए जाते हैं? कुनैन बनाए जाते हैं, कॉर्क बनाया जाता है, जो भी पेय पदार्थ है, पीने वाला चीज़ें हैं ये, दवाइयाँ बनाई जाती है, वस्त्रों का धागा बनाया जाता है, भोजन, रबर और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो बनाए जाते हैं। क्यों क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इसको इकट्ठा कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं और जब ज़्यादा होगा तो व्यापार करेंगे, इससे पैसा आएगा, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और वो अपने और अपने परिवार का जो है भरण-पोषण कर सकते हैं, उनकी अच्छी के लिए कुछ काम कर सकते हैं। वहीं विश्व व्यापार में जो भोजन संग्रह है, जो कुछ क्षेत्रों में अभी भी मैंने बताया था अपने पिछले क्लास में, जो कुछ क्षेत्रों में अभी भी भोजन संग्रह होता है, लेकिन अब ये उतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। इसके 2 प्रकार हो सकते हैं, 2 कारण हो सकते हैं महत्व न देने के। क्योंकि विश्व के जो बाज़ार में ये जो उत्पादक है, ये जो उत्पाद हैं जैसे हम लोगों ने बात की है धागा, रबर, तेल, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक नहीं रह गए, यानी कि दूसरे जो समकक्ष जो वस्तुएँ हैं उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं और 2 वजह से ऐसा हो रहा है कि वह जो है उनके गुणों में कमी हो सकती है और दूसरा मूल्यों में बढ़ोतरी हो सकती है। मूल्य ज़्यादा होंगे और गुणों में क्या होगी? कमी होगी। इस वजह से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके समकक्ष जो भी उत्पाद हैं, जो भी वस्तुएँ हैं, ये उससे अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं और कम पैसे में मिल रहे हैं। यानी कि कृत्रिम उत्पादों द्वारा उनका जगह ले लिया गया है, यानी कि मशीनों से बनाए जाने लगे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये 2 टॉपिक हालाँकि मुझे पहले ही क्लास में पढ़ाना था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया।
अब समझ लीजिए। और आज की क्लास हम लोग अब से शुरू करते हैं यहाँ से पशुचारक। जो पशुचारक होते हैं वो लोग होते हैं जो भोजन पशुओं के चारे के लिए और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उन्हीं लोगों को पशुचारक कहा जाता है, यानी कि वो पशुओं को चराने का काम करते हैं और ऐसी क्रियाएं जो हैं ये पशुचारण कहलाती है। और ये ऐसी क्रियाएं पशुचारण कहलाती है। जो पशुचारण है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पहले के समय में क्या होता था। जो आदि मानव थे वह पशुचारण करते थे, इसलिए अपनी आजीविका के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनका परिवार बढ़ा, सोचने का तरीका बढ़ा, सोचने का जो तरीका है या जो समझ है वो बढ़ी, धीरे-धीरे वो समाज में रहने लग गए। तो अब उनको समझ में आया कि केवल आखेट से यानी कि केवल शिकार से भरण-पोषण नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो पशुपालन व्यवसाय के बारे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना पशुओं को पाला जाए, इसका व्यवसाय किया जाए। मतलब किस सेंस में उनका मांस बेच करके या पशुओं को वैसे ही बेच करके, बहुत सारी चीज़ हैं जो पशुओं से बनाई जाती है, इसका व्यापार किया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वो रह रहे थे, उस क्षेत्र में देखा उन्होंने कि किन-किन पशुओं को जो पालतू बनाया जा सकता है, तो उसके बाद उन्होंने उसको चिन्हित किया और फिर पशुओं को पालतू बनाया गया। वर्तमान में जो है पशुपालन व्यवसाय, इसका व्यापारीकरण हो गया, यानी कि जो पशुपालन है, इसको जो है व्यापार के उद्देश्य से जनरली अब किया जा रहा है, यानी कि लोग जो है पशुओं को पालते हैं, बड़ा करते हैं और फिर क्या करते हैं, बेच देते हैं पैसों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पशुचारण है इसके बारे में आपको पता लग गया, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जो पशुचारण है, इसके जो कितने प्रकार हैं, जो पशुचारण व्यवसाय हैं, जो पशुचारण व्यवसाय है, इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला जो है चलवासी पशुचारण और दूसरा है वाणिज्य पशुधन पालन। अब हम एक-एक करके इसके बारे में देखते हैं कि क्या है। पहला जो है चलवासी पशुचारण, यह जो है जीवन जीने का जो प्राचीन निर्वाह व्यवसाय था, यानी कि इतना ही किया जाता था जितने में परिवार की पूर्ति हो सके। पशुओं पर लोग डिपेंड रहते थे बहुत सारी चीज़ों के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, शरण के लिए, कहीं जाने-आने के लिए, यातायात के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लोग पशुओं पर डिपेंड रहा करते थे, पशुओं पर निर्भर रहते थे। भोजन के लिए निर्भर रहते थे, उनके मांस को खाते थे। वस्त्र के लिए उनके छालों को वस्त्र बनाकर पहनते थे। शरण के लिए कहीं जंगलों में, गुफाओं में रुकते थे, तो पशु उनकी रक्षा करते थे। औजारों के लिए उनकी हड्डियों से औजार बनाया जाता था और दूसरे पशुओं का या ऐसे पशुओं का शिकार किया जाता था जो लोगों पे हमला करते थे। यातायात के लिए, कहीं जाने-आने के लिए पशुओं को पाला जाता था और पशुओं पर डिपेंड रहा जाता था। उसके बाद उसके बाद जो हुआ चारागाह, यानी कि चारा के लिए, भोजन के लिए और पानी की उपलब्धता के लिए जो लोग हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे और ये एक निश्चित क्षेत्र में ही जाते थे। ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया वाले लोग अमेरिका चले गए, अमेरिका वाले लोग अफ्रीका चले गए और अफ्रीका वाले लोग यूरोप चले गए, यूरोप वाले लोग एशिया आ गए, ऐसा नहीं था। कुछ निश्चित क्षेत्र था, उस निश्चित क्षेत्रों में ही वो लोग भ्रमण करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इनको ही पशु प्रवास कहा जाता है या ऋतु प्रवास, इसको बताऊँगा मैं। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते थे। ऊँट हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, याक हो गया, रेंडियर है, लामा है, ये सभी जो प्रकार की पशु हैं ये पाली जाती थी और विभिन्न क्षेत्रों में पाली जाती थी। ऐसा नहीं है कि एक ही क्षेत्रों में सारी पशुएँ पाली जाती थी। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग पशुएँ पाली जाती थी और अभी हम लोग देखेंगे मैप के माध्यम से कि किस-किस क्षेत्रों में कौन-कौन सी पशुएँ जो थी, यह पाली जाती थी। या ऐसा कह सकते हैं कि पाली जाती है। विश्व में जो चलवासी पशुचारण के विभिन्न क्षेत्र हैं, ये कौन-कौन से हैं? मैं हाइलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक क्षेत्र जो है, अफ्रीका के पश्चिम भाग से होता हुआ, ठीक है? उत्तरी अफ्रीका को टच करते हुए, अरब प्रायद्वीप में जाते हुए, एशिया के पश्चिमी भागों से और मध्य एशिया से होते हुए, मंगोलिया और चीन के मध्य चीन तक ये जो क्षेत्र है, ये फैला हुआ है। दूसरा क्षेत्र जो है, यह उत्तरी यूरोप यूरोप का ये उत्तरी भाग है और उत्तरी एशिया का क्षेत्र होता है जिसको टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, बहुत ठंड वाला प्रदेश। और जो तीसरा क्षेत्र है, यह जो है अफ्रीका का ही जो है, दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप वाला जो समूह है, इस क्षेत्र में जो है चलवासी पशुचारण अभी भी हो रहा है। दुनिया की ये 3 क्षेत्र है जहाँ पे चलवासी पशुचारण अभी भी हो रहा है। अब हम लोग जो देखने वाले हैं ऋतु प्रवास, जो टॉपिक है हमारा ऋतु प्रवास, ये क्या होता है? जो पशुचारक होते थे या अभी भी जो होते हैं, वो चारागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और ये ऋतु के हिसाब से जाते हैं।
उनकी इसी गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनकी इसी गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है, यानी कि ऋतु के हिसाब से प्रवास करते हैं। प्रवास का अर्थ है इन द सेंस एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो लोग जाते हैं। कब कहाँ जाते हैं? पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में चले आते हैं। कब? शीत ऋतु में, यानी कि ठंड के समय में। और जब गर्मी होती है तो चले आते हैं मैदानी भाग से पर्वतीय भाग में। अगर मैं ऐसे आपको बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, ये पर्वतीय भाग है, डबल एम बन गया। चलिए, ऐसे करके होता है ना, पर्वतीय क्षेत्र कभी नीचा कभी ऊपर, ऐसे पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद पठार होता है, पठार का भी जिक्र नहीं है तो नहीं बनाएंगे। और ये क्या हो गया? मैदानी क्षेत्र हो गया। ये मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, और ये हो गया पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र से, ठीक है, पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में आते हैं। हालांकि ये पर्वत हो गया, ठीक है, ये जो हो गया, यहाँ पे लोग रहा करते थे, तो यहाँ से मैदानी भाग में और कहीं दूर दूर तक निकल जाते थे। और उसके बाद कब निकल जाते थे पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में? शीत ऋतु में। और फिर मैदानी भाग से पर्वतीय भाग में वापस आते थे ग्रीष्म ऋतु में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने थोड़ा-सा ओवरव्यू देके समझाने की कोशिश की है। उसके बाद जो है चलवासी पशुओं की संख्या में या चलवासी पशुचारण की संख्या में अब जो है कमी दर्ज की गई है। इसके 2 रीज़न है, मुख्य रीज़न है 2 हैं। कौन-कौन से हैं? राजनीतिक सीमाओं का जो अधिरोपण हो गया, यानी कि कोई क्षेत्र है, मान लीजिए ये क्षेत्र है। लोग यहाँ पे इधर यहाँ रहते थे और यहाँ पे चले जाते थे पशुचारण के लिए, ठीक? पशुचारण के लिए चले जाते थे। लेकिन सरकार ने क्या किया कि अपनी सीमा बना ली कि यहाँ पर लोग अब पशुचारण के लिए नहीं आएँगे, यानी कि उन्होंने अपनी सीमा पहले, बाउंड्री पहले ही तय कर दी। इसलिए जो अब इनकी संख्या में कमी हो गई और कई देशों द्वारा उन क्षेत्रों में बस्तियाँ बनाए जाने की योजना है या बस्तियाँ बनाई जा चुकी हैं। इसी वजह से भी पशुचारण की, चलवासी पशुचारण की संख्या में कमी आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी दोनों बातें जो आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो है हमारा दूसरा प्रकार, इसको देखते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन जो है ये क्या होता है? वाणिज्य पशुधन पालन, नाम से ही ज़िक्र होता है वाणिज्य। व्यापार के लिए, पैसे के लिए, ठीक है? इसके लिए। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। जो चलवासी पशुचारण हम लोगों ने देखा, इसकी अपेक्षा क्या होता है, ये अधिक व्यवस्थित होता है। यानी कि चलवासी पशु में जहाँ एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं लोग पशुओं को चराने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता और ये पूंजी प्रधान है। उसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आपके पास पशु होना चाहिए। पूंजी नहीं हो तो भी आप उसको उसके खाने-पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह टहला करके, ले जा करके। यह जो है पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। ये हमारे देश की कल्चर नहीं है, हमारे देश का कल्चर नहीं है, बल्कि पश्चिम से आया है। और इसमें एक फर्म टाइप का होता है, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है फर्म के रूप में, यहाँ पे पशुओं को पाला जाता है। जो फर्म होता है विशाल क्षेत्र में होता है और इसमें छोटी-छोटी इकाइयाँ होती हैं, ठीक है? छोटी-छोटी इकाइयाँ होती है और यहाँ पे एक बार में एक ही पशुओं का पालन किया जाता है। छोटी-छोटी इकाइयाँ क्यों होती है? क्योंकि चराई के लिए, ठीक है? जो पशुओं की चराई होती है, उसके लिए छोटी-छोटी इकाइयाँ बनाई जाती है। मान लीजिए पशु जो है, पहले इस क्षेत्र में चरे, ठीक है? इस क्षेत्र में जाते हैं अपने भोजन के लिए, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। मान लीजिए 6 क्षेत्र बना के रखा है उन लोगों ने, 6 भागों में विभाजित कर रखा है। तो पहले जो वो पशु चरेंगे, ए क्षेत्र में चरेंगे, फिर बी क्षेत्र में, फिर सी क्षेत्र का घास खाएँगे या वहाँ पे चरेंगे, जो भी चीज़ें होंगी। डी में होगा, फिर ई में होगा, फिर एफ में होगा और तब तक जब इतना सारा जगह घूम करके आएगा, तो होगा क्या कि इस क्षेत्र में फिर से क्या होगा, घास उग जाएगा या नेचुरली तरीके से उग जाए या उसको कृत्रिम तरीके से फिर से घास उगाया जाएगा, फिर बी क्षेत्र में उगाया जाएगा, फिर सी क्षेत्र में उगाया जाएगा और ये प्रक्रिया जो है पूरा चलता रहेगा जब तक पशु उस फॉर्म में रहेंगे तब तक, ठीक है? इसीलिए जो है जो बहुत विशाल क्षेत्र होता है और उसको छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता होता है। एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, यानी कि गाय होगा तो केवल गाय होगा, भैंस होगा तो केवल भैंस, बैल होगा तो केवल बैल, बकरी होगी तो केवल बकरी, भेड़ होगा तो केवल भेड़, इत्यादि जो हो सकता है, जिस पशुओं की आवश्यकता होगी वो पशुओं का पालन, सूअर का भी पालन होता है। तो एक जगह पे विशेष क्षेत्र में एक ही पशु को रखा जाता है। इससे जो प्राप्त होता है क्या-क्या चीज़? मांस प्राप्त होता है, खाल प्राप्त होता है और ऊन प्राप्त होता है। भेड़ से ऊन प्राप्त होता है, हम आप जानते हैं, और मांस और खाल जो है सभी जो पशु हैं उससे प्राप्त होती है। इसको क्या किया जाता है? आधुनिक ढंग से संसाधित किया जाता है और डिब्बा बंद करके वैश्विक बाज़ार में, दुनिया के बाज़ारों में इसको बेचा जाता है और इस पशुपालन की इस विधि में क्या ध्यान रखा जाता है? पशु प्रजनन पर, यानी कि जो मान लीजिए एक मेल है, एक फीमेल है, ठीक है? अ,
एक मेल है और एक क्या है, फीमेल है। एक गाय है, एक बैल है, ठीक है? तो इसको प्रजनन करवाया जाता है, फिर इससे बछड़ा पैदा होता है, फिर और प्रजनन करवाया जाएगा, फिर बछड़ी पैदा होगी, फिर बाद में उन दोनों का भी प्रजनन करवाया जाएगा। तो इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि उनकी जनसंख्या बढ़ती रहे और जो फर्म के ओनर है, फर्म के मालिक है, उनको बेनिफिट मिलता रहे। जाननिक सुधार पे जोर दिया जाता है, किसी तरह का जो जेनेटिक बीमारी है, यह ना होना चाहिए, अगर है तो उसको कम किया जाए। और भी अन्य तरह की जो बीमारियाँ हैं, उस पे ध्यान दिया जाता है और पशुओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे मैप के माध्यम से कि जो वाणिज्य पशुधन पालन है, दुनिया के किन-किन क्षेत्रों में होता है, क्योंकि ये पश्चिमी संस्कृति का हिस्सा है। कहाँ का हिस्सा है? पश्चिमी संस्कृति का हिस्सा है। हम लोग देखते हैं कहाँ-कहाँ पे है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का ये जो क्षेत्र है, अर्जेंटीना वाला, उरुग्वे उरुग्वे वाला क्षेत्र है यहाँ पे। पश्चिमी अफ्रीका में दक्षिणी अफ्रीका, माफ़ कीजिएगा, दक्षिणी अफ्रीका में होगा, मध्य एशिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, यहाँ पे जो है न्यूजीलैंड है, यहाँ पे होगा। तो ये कुल विश्व में कुछ क्षेत्र है जहाँ पे अभी भी वाणिज्य पशुधन पालन व्यवसाय से लोग जो हैं जुड़े हुए हैं और इसको एक व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जो पशुचारण के प्रकार है, व्यावसायिक पशुचारण के, ये दोनों प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग जो इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, खनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि कृषि के बारे में मैं इस क्लास में आपको नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि कृषि बहुत ही विस्तृत चैप्टर है, विस्तृत टॉपिक है और इस टॉपिक को मैं एक अलग क्लास में पूरा करूँगा। और अभी हम लोग खनन पढ़ते हैं, जो इस चैप्टर का जो लास्ट है ये, लेकिन हम लोग पहले ही टॉपिक पढ़ लेते हैं। खनन क्या होता है? भूमि के अंदर, भूगर्भ कहने का अर्थ है भूमि के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, सोना है, तांबा है, लोहा है, पीतल है, चाँदी है, ये सभी चीज़ें हैं। तो यह क्या है, प्राकृतिक अवस्था में, यानी कि जैसे की तैसी है। सोना है तो सोना का बहुत बड़ा ढेर होगा, लेकिन जो मनुष्य है वो किसको आभूषण बना के पहनता है। जो लोहा है, लोहे की साइकिल आती है, लोहे की और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जो चापाकल होता है, चारा काटने वाला मशीन होता है, तो ये सब क्या है, इस सब को पिघला करके बनाया जाता है, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में होते हैं, यानी कि कह सकते हैं किसी शेप में नहीं होते, एक तरह से कठोर शेप में होते हैं, फिर उसको पिघलाया जाता है और मनुष्य अपनी ज़रूरत की चीज़ें उससे बनाता है। तो भूगर्भ में जो भी प्राकृतिक अवस्था में जो भी खनिज है, उनको खुदाई करके उस खनिज को प्राप्त किया जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खनन कहा जाता है। प्राचीन काल में जो खनिज का उपयोग किया जाता था, 2-3 चीज़ों के लिए किया जाता था। औजार बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए और हथियार बनाने के लिए किया जाता था। मानव सभ्यता का जो है, खनिज से इतना ज़्यादा लगाव, इतना ज़्यादा महत्व है कि ऐतिहासिक युगों के नाम जो है, खनिज के ही नाम पे रख दिए गए हैं। जैसे जिस समय पत्थर मिला उसको कहा गया पाषाण युग। क्या कहा गया? पाषाण युग। जिस समय लोहा मिला, पत्थर के बाद मिला था, हालाँकि पत्थर के बाद तांबा मिला था। तांबा मिला था, इसको ताम्र युग कहा गया। क्या कहा गया? ताम्र युग कहा गया। उसके बाद मिला कांस्य, इसको कहा गया कांस्य युग। क्या कहा गया? कांस्य युग कहा गया। उसके बाद मिला लोहा, तो इसको लौह युग कहा गया। क्या कहा गया? लौह युग कहा गया। उसके बाद मिला अभी जो वर्तमान जो युग है वो इस्पात का युग है, इस्पात मिला, यानी कि स्टील मिला, तो इसको कहा गया इस्पात युग। क्या कहा गया? इस्पात युग। अभी का जो वर्तमान युग, ऐसा कह सकते हैं, यह जो है इस्पात का युग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको खनन के बारे में पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं कि खनन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ये कौन-कौन से हैं। तो खनन को प्रभावित करने वाले कारक, एक चीज़ मैं और आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, यहाँ पे जो शब्द आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐतिहासिक युगों के नाम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। खनन को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक हैं, थोड़ा-सा मैं अपने आप को हाइड करता हूँ। 2 मुख्य कारक हैं, कौन-कौन से कारक हैं? पहला कारक है, यह जो है भौतिक कारक है और दूसरा कारक है आर्थिक कारक है। भौतिक कारक में जो आता है, कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? खनिज निक्षेपों का आकार, यानी कि खनिज जो है, कितनी ज़्यादा मात्रा में है। खनिज निक्षेपों का कहने का अर्थ है कि कितनी ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है? किस श्रेणी का वो खनिज है और जो उसकी उपस्थिति और जो अवस्था है ये कैसी है? क्या वो लिक्विड फॉर्म में है? क्या वो गैस के फॉर्म में है? क्या वो सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में है? तो इसका भौतिक कारक जो है ये बताता है। वहीं आर्थिक कारक क्या बताता है? इसके अंतर्गत जो आता है खनिज की माँग, ठीक है? खनिज की डिमांड कितनी है?
वर्तमान जो ज्ञान तकनीकी जो है, जो ज्ञात है, उसका कितना उपयोग और किस प्रकार से किया जा रहा है। उसके बाद आधारभूत अवसंरचना के जो विकास के लिए जो उपलब्ध पूंजी है, यानी कि उस खनिज का किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाएगा, कैसे-कैसे उससे कौन-कौन से उत्पाद बनाए जाएँगे, इसके लिए पूंजी की आवश्यकता होगी। उसके बाद उसका परिवहन कैसे किया जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह कैसे लाया जाएगा। मानवीय श्रम पर जो होने वाला व्यय है, ये सब आर्थिक कारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों कारक समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं खनन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, नहीं, नहीं, खनन की जो विधि है, यहाँ जो टॉपिक है ये आपको खनन की विधि होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? खनन की विधि, टाइपिंग एरर है। खनन की 2 विधियाँ होती हैं। खनन की जो है 2 विधियाँ होती है। पहली विधि है धरातलीय या विवृत खनन और दूसरा है भूमिगत या कूपकी खनन बोलते हैं। ठीक है? अभी दोनों के बारे में धरातलीय जैसा कि अर्थ है कि धरातल के कुछ ही भाग में थोड़ी-सी खुदाई होगी और फिर खनन मिल जाएगा। जो भी चीज़ें हैं वो मिल जाएगी, फिर उसकी खुदाई शुरू हो जाएगी। और दूसरा जो भाग है जैसे भूमिगत खनन तो भूमि के बहुत ही नीचे होता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। जो धरातलीय या विवृत खनन है, एक ऐसा स्थान जहाँ पे मिट्टी और उसके बाहरी आवरण को पहले हटाया जाता है यानी कि मान लीजिए ठीक है, ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, ये ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला कुछ मिट्टी हटा देगा तो अब कैसा हो जाएगा? ऐसे समथिंग हो जाएगा, समथिंग ऐसा हो जाएगा अज़्यूम कर लीजिए और यहाँ पे जो भी खनिजें हैं इसको निकाल लिया जाएगा और मानव अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस खनिज का उपयोग करेगा। और बाद में खनन करके खनिज का अयस्क को प्राप्त किया जाता है, जैसा मैंने बताया। यह खनन की सबसे सस्ती विधि है और बड़े पैमाने पर इसी प्रकार से खनन किया जाता है। बहुत ज़्यादा लागत नहीं आ जाता। वहीं पे जो दूसरा खनन है, यानी कि बहुत कम लागत आता है, वहीं पे जो दूसरा खनन है, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको। दूसरी विधि है भूमिगत खनन या जिसको कूपकी खनन कहा जाता है, ठीक है? बहुत ही नीचे भूमि में ये पृथ्वी है, यहाँ पे बहुत ही नीचे ड्रिल किया जाता है ड्रिल मशीन से और यहाँ पे फिर खनन को जो उत्पाद है, जो भी अयस्क है उसको निकाला जाता है, जो भी खनिज है इसको निकाला जाता है। अब आप कहेंगे कि सर इतना नीचे एक लंबवत ड्रिल होगा तो कैसे निकाला जाएगा? या तो इसके पैरेलल ऐसे सीढ़ी बना दी जाए, ठीक है? ऐसे सीढ़ी बना दी जाए या कोई रास्ता बना दिया जाए जिससे यहाँ तक पहुँच हो जाए। नहीं तो क्या होगा कि मशीनों के द्वारा बेल्ट के ज़रिए यहाँ पे बड़े-बड़े मशीनों को उतारा जाएगा, लोगों को उतारा जाएगा और उसमें खनन किया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। ये जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। रीज़न क्या है कि जो खाने हैं, नीचे खाने यहाँ पे बहुत ही ज़हरीली गैस होती है जिससे कई बार लोगों की मौत हो जाती है, मज़दूरों की मौत हो जाती है, आग लगने का बहुत ज़्यादा चांस होता है और अगर बाढ़ आ गया इस क्षेत्र में तो बाढ़ का पानी यहाँ पे चला जाता है, जिससे जो जो खनन किया गया, जो खोदा गया है जगह वो भर जाता है और अगर नीचे आदमी रहे तो भी मर जाते हैं, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कितनी बातें समझ में आ गई और यह जो महँगी होती है क्योंकि इसमें मशीनों के द्वारा ड्रिल किया जाता है, महँगी है और जोखिमों से भरी हुई होती है। अगर इमेज के माध्यम से आप लोग समझिएगा तो यहाँ पे इमेज है, यह है विवृत खनन, ठीक है? और यह है कूपकी खनन, यानी कि भूमिगत खनन है, ठीक है? ये भूमिगत खनन है, कैसे ड्रिल किया जाता है और फिर उस माध्यम से क्या निकाला जाता है जो भी खनिज पदार्थ है इसको निकाला जाता है और विवेक खनन में ऊपर-ऊपर ही जो पदार्थ होते हैं इसको निकाल लिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों बातें, ये दोनों विधियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे सेशन को और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नोटिफ़िकेशन समय पे मिल जाए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।